ओके सो हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और सर्दियों का मौसम है, अब जनवरी है, तो जनवरी में मैक्सिमम लोगों की छुट्टियां ही होगी और जो नॉर्थ में रहते हैं उनकी और ज्यादा होगी। तो बेस्ट टाइम है इस टाइम कोडिंग करने का। फिलहाल अभी पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस पे बात की थी, थोड़ा रिकर्जन भी देखा था, क्योंकि रिकर्जन यार मैक्स टू मैक्स ना बस वही फैक्टोरियल और n डिजिट का सम होता है बेसिक्स में, इससे ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती है। बट आज की जो वीडियो है उसमें एक तो हम स्विच केस देखेंगे, क्योंकि स्विच केस अभी तक नहीं हुआ है, और इस वीडियो में हम सेपरेट फंक्शंस को कॉल करेंगे अपने हर एक काम के लिए। और बेसिकली क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में आपको एक कैलकुलेटर बना के दिखाऊं। तो कैलकुलेटर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से स्विच केस को समझ लेंगे। तो जैसे आप अभी तक इनपुट लेते आ रहे हो कि जैसे मैं यूजर को एक वो डाल देता हूँ जो ये चेक करवाएगा। बेसिकली अगर आपकी अपनी एज 18 एंटर करोगे तो ये आपको लिख के दे देगा कि हाँ आप एक एडल्ट हो। तो एंटर योर एज, हम एक यूजर को मैसेज डाल देंगे, कॉलन लगा देंगे, \n डाल लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलन और स्कैन कर लेंगे यूजर की जो एज है उसको, और इसको हम %d डालेगा यूजर क्योंकि इंटीजर होगा, और स्कैन के बाद f नहीं लिखा हुआ है यार, यहाँ f लगा दे। और यहाँ पे %, इसको मैं स्टोर कराऊंगा एक एज वेरिएबल में। और अब हम बना लेंगे अपने वेरिएबल को। तो यहाँ पे हम एक इंटीजर वेरिएबल बना लेंगे एज, जिसमें हम स्टोर करा रहे होंगे यूजर जो भी एज एंटर करेगा उसको। और अब हमें क्या करना है, अगर सिंपली यूजर की जो एज है इफ डाल देंगे, इफ एज इक्वल 18, उस केस में हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है यू आर ए एडल्ट। और अगर एज 13 एंटर करता है यूजर उस केस में, क्योंकि स्पेसिफिक केसेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि अभी हम स्विच पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक केसेस के लिए ही होता है। तो एज इक्वल 13 अगर हो जाती है उस केस में मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ नाउ यू आर ए के बाद स्पेस टीनेजर। ओके, तो ये चीज़ मुझे प्रिंट करानी है। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, एक यूजर से इनपुट ले रहा है, एक वेरिएबल जो कि यूजर की एज है उस एज में स्टोर कर रहा है, और हम बस ये चेक कर रहे हैं कि यूजर एक टीनेजर है या फिर वो एक एडल्ट है। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो एंटर योर एज, तो एंटर योर एज में हम डाल देते हैं 18। तो आ गया है लिख के यू आर ए एडल्ट, वैसे एन एडल्ट होना चाहिए, ये इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक, चलो कोई नहीं, छोड़ देंगे। अभी हम इसे एक बार फिर से रन करके देखेंगे और इस बार हम एज डाल लेंगे 13। तो ये आ गया नाउ यू आर ए टीनेजर। और इसमें हम एक एल्स भी डाल देंगे, एल्स अगर यूजर ने इन दोनों इनपुट्स के अलावा 13 और 18 के अलावा कुछ और डाला, उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड एज। अब ये एक्चुअल में इनवैलिड तो नहीं है, क्योंकि देखो एज 0 से 100 जा सकती है, 100+ भी जा सकती है, गॉड नोस। तो ये सिर्फ मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, एक एल्सिफ लेटर बता रहा हूँ। अगर मैं इसमें 20 डाल दूंगा तो इनवैलिड एज आ चुकी है। अब ये एल्सिफ लेटर मैंने आपको क्यों बताई, ये एल्सिफ लेटर मैंने आपको इसलिए बताई है, सी ये जो एल्सिफ लेटर है इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं स्विच से। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे आप बार बार इफ वगैरह लिख रहे हो और एल्स डाल रहे हो एक। अब अगर इसमें मुझे और भी ज्यादा केसेस मैच करने होते हैं, जैसे मुझे एक इफ और डालना पड़ता, और उस इफ में मैं क्या करता, अपने एज को इक्वल डाल देता, लेट्स जस्ट सपोज 21, और इसमें मैं एग्जीक्यूट करा रहा होता प्रिंट एफ, और इसमें मैं डाल देता नाउ यू आर इन योर 20s। तो कुछ ऐसा सा हम एक मैसेज डाल देते। तो अब इसमें ये देख लो, आप जितने केसेस बढ़ते चले जाएंगे ना, आप इफ डालते रहोगे और हर कंडीशन मैच होगी। पहले जो आपका प्रोग्राम है वो इस कंडीशन को मैच करेगा, उसके बाद वो इस कंडीशन को मैच करेगा, फिर इसको मैच करेगा, और अगर ट्रू या फॉल्स चेक करेगा सबको, और अगर सारी फॉल्स होती है फिर ये आपके एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब यही सेम चीज जो क्या है, मुझे सिंटेक्स थोड़ा सा अच्छा करना है और कुछ ऐसा करना है कि सीधा जो चीज मैच करती हो वो एग्जीक्यूट हो जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पे स्विच का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो मैं स्विच लिख के जैसे ही एंटर मारूंगा तो यहाँ पे VS कोड ने मेरे मुझे एक पहले से ही टेम्पलेट बना के दे दी है। यहाँ पे इसने ये भी दे दिया है कमेंट्स की क्या चीज कहाँ लिखनी है। अब यहाँ एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम वो वेरिएबल डालेंगे जो हमें चेक करना है। तो इस टाइम हमें क्या वेरिएबल चेक करना है, एज। अब हम इसको यहाँ पे केस देंगे, एक कांस्टेंट होना चाहिए। ये चीज मैं कैरेक्टर के लिए भी बताऊंगा, अभी एक प्रोग्राम और बनाएंगे जिसमें हम वाउल और कांस्टेंट चेक करेंगे। तो अब क्या है केस, इसमें मैं डाल सकता हूँ 13। अगर यूजर अपना जो एज है उसको 13 डालता है तो उस केस में मुझे क्या करा देना है, प्रिंट एफ करा देना है। यहाँ पे हम डाल देंगे यू आर ए टीनेजर, AGR।
ओके, तो ये स्ट्रिंग हम प्रिंट करा देंगे। इसी तरह अगर मेरे मल्टीपल केसेस हैं तो मैं इस केस को ही मैंने कंट्रोल भी दबा दिया, सॉरी गलती से, कंट्रोल डी 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 डी। अब जितने भी केसेस आपको डालने हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे आ जाती है एज एक 5 साल, तो यहाँ पे हम ये मैसेज चेंज कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे URN इन्फेंट। वैसे इन्फेंट होता नहीं है बट हमने डाल दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम एज डाल देते हैं लेट जैसे 18, तो URN 0 की दबा है एडल्ट। और इसके अलावा हम एक और केस मैच करेंगे जिसमें हम एज डाल देंगे 20 और इसमें हम डाल देंगे यू आर नाउ इन योर 20s। और सेम केस यहाँ पे एक और बनाएंगे जिसमें हम डाल देंगे 30, यहाँ पे डाल देंगे यू आर नाउ इन योर 30s। तो अब ये क्या करेगा, ये सिंपली आप जो भी वेरिएबल डाल दोगे एज में, आपने जो भी इनपुट डाल दोगे एक एज में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब वो एज में जाके स्टोर हो जाएगा वो वैल्यू, फिर यहाँ हम जब जैसे ही हम स्विच में एंटर करेंगे तो ये चेक कर लेगा सिंपली वैल्यू किसके इक्वल है। वो हर कंडीशन को चेक नहीं करेगा, वो सीधा ये देख लेगा कि किससे मैच कर रही है। जैसे इफ में क्या है, आपको हर बार पिछली वाली कंडीशन को चेक करना ही होता था कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसे आपको चेक करना ही करना है रिगार्डलेस वो चीज ट्रू हो या फॉल्स हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्विच क्या करेगा, सिंपली ये सारे वेरिएबल्स जितने भी मेरे केसेस हैं, ये 13, 5, 18, ये जैसे आप एक नेटवर्क में स्विच होता है वो क्या करता है, सारी चीजों को कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्टेड है मेरे एज वेरिएबल से। तो इसमें क्या होगा, वो सीधा एज को चेक कर लेगा कि एज की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है। अगर 5 के इक्वल है तो सीधा 5 वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा, इसके अलावा और कुछ चेक नहीं करेगा। लेकिन स्विच में एक ड्रॉबैक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसी के लिए यहाँ पे ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो हम डालते हैं। फिलहाल इसको हम एक बार मैं अपना टर्मिनल क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं। तो क्लियर कर लिया, इसको करते हैं सेव और रन। तो यहाँ पे एंटर योर एज पूछ रहा है, 13 डाल दूंगा तो यू आर ए टीनेजर। और अच्छा हाँ, यहाँ पे जो डिफॉल्ट होता है ना वो आपका एल्स की तरह काम करता है। तो इसमें भी हम एक मैसेज डाल देंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे डाल देंगे इनवैलिड इनपुट। ऑलराइट, तो ये चीज होगी। अब इसको दोबारा से रन करते हैं। अब इस बार मैं 5 वाला डालता हूँ, 5, तो आ गया URN इन्फेंट। और अगर मैं कोई भी ऐसा केस डालता हूँ जो मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया है 13, 5, 18, तो अगर कोई ऐसा केस है जो मैच नहीं करेगा तो एंटर योर एज, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं 45, तो मेरा डिफॉल्ट यहाँ पे जो है डिफॉल्ट की जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हुई है, प्रिंट एफ इनवैलिड इनपुट। तो अब ये ब्रेक का काम क्या है, स्विच केस सबसे पहले तो आपका मैच करेगा कि कौन से केस के साथ आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैच हो रही है। जस्ट सपोज मैंने 18 डाल दिया, अब 18 के साथ मैच हो रही है, ओके। तो यहाँ पे हमें ब्रेक इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे ना तो ये इसके आगे वाले केसेस को भी एग्जीक्यूट कर देगा, मैच नहीं करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। मैच तो वो सिंपली फर्स्ट टाइम ही करेगा जहां पे भी आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये नहीं दी तो ये बाकी के सारे केसेस भी जो है एग्जीक्यूट कर देगा रिगार्डलेस वो केस मैच होता है या नहीं। और इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं और वो उस केस तक इसको वो करता रहेगा मैच, सॉरी उस केस तक एग्जीक्यूट करता चला जाएगा जहां तक ब्रेक नहीं है। तो जस्ट सपोज ये जो 13 वाला है मैं इसका ब्रेक हटा देता हूँ यहाँ से, और ये मैंने ब्रेक हटा दिया है। अब मैं कोड को रन करता हूँ। अगर मैं 13 डालता हूँ तो यू आर ए टीनेजर और इसके बाद यू आर एन इन्फेंट, 5 वाला भी मैच हो गया है। 5 वाला मैच नहीं होना था पर इसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो स्विच में क्या है, जो भी केस मैच हो जाता है ना उसके बाद के सारे केसेस भी एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जो केसेस हैं एग्जीक्यूट ना हो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। और डिफॉल्ट के लास्ट में तो ये जो डिफॉल्ट है यहाँ पे आप ब्रेक लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लास्ट केस होता है, इसके बाद कोई केस आता ही नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ब्रेक लगाना अच्छी बात है, प्रोग्रामर अगर आप कहीं इंटरव्यू में बैठोगे तो देखेगा इन सब चीजों को, पॉइंट बनते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अब सपोज मैंने 5 पे ब्रेक था ना, इस बार 13 वाले पे यहाँ से भी ब्रेक हटा देते हैं, 5 पे से भी हटा देते हैं और 18 पे से भी हटा देते हैं। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं रन करता हूँ, अगर मैं 13 डालता हूँ तो 13 यू आर टीनेजर, इन्फेंट, एडल्ट और 20s, क्योंकि ब्रेक कहाँ है 20 वाले केस पे, तो इसने यहाँ तक के केस एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर मैं इसी चीज को दोबारा से रन करूंगा और इस बार मैं डाल देता हूँ लेट्स सपोज 18, तो इसमें मेरे 2 केसेस जो है एग्जीक्यूट होने चाहिए, 18 वाला और 20 वाला, क्योंकि 20 के बाद ब्रेक है। तो अब अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो ये देखो 2 केसेस मैच हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको हर केस के बाद एक ब्रेक लगाना पड़ता है।
और अभी हम स्विच का यूज़ भी करने वाले हैं, क्योंकि इसी वीडियो में अगर ये ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम कैलकुलेटर भी बनाएंगे। इसके अलावा स्विच केस हो गया है अब आप लोगों का। स्विच केस में यही है, सिंपली आप इफ एल्स को चेंज करते हो, बट वहाँ जहाँ पे आपको पता है कि आपका जो इनपुट होगा वो डेफिनेटिव होगा। डेफिनेटिव बोले तो आपको पता होगा कि इनपुट क्या आने वाला है। जैसे अगर किसी बंदे को एज ग्रुप का है, अब एज ग्रुप उसमें लेस देन 18 या फिर मोर देन 18, उनके बीच का भी एक कंडीशन बनती है। जैसे इफ में आप डाल दोगे, अब मुझे एज ऐसे नहीं चेक करनी है कि कोई डेफिनेटिव केस नहीं है, मैं सिर्फ एक ग्रुप डिसाइड कर रहा हूं। जैसे मैं इफ में डाल देता हूं, इफ जो मेरी एज है वो ग्रेटर देन है 12 से, एंड जो मेरी एज है वो है मेरी लेस देन 18। तो अब ये वाली चीज है, यहां पे आप स्विच यूज नहीं कर पाओगे। तब मुझे प्रिंट करवाना है यू आर ए टीनेजर। तो यहाँ पे मुझे यू आर ए टीनेजर प्रिंट कराना है। अब ये वाला जो केस है ना, ये आप स्विच में नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्विच में जो आपका केस डलता है वो कांस्टेंट डलता है, एक सिंगल वेरिएबल, एक कांस्टेंट जो आपको पता है डेफिनेटिव है। क्योंकि जैसे हमने अभी बनाया था कि एज 18 है या 13 हो या 5 हो या 20 हो या 30 हो, इन्हीं केसेस पे हम आउटपुट दे सकते हैं, इनसे ज़्यादा केसेस पे आउटपुट नहीं दे सकते। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, 13 से लेके 17 तक जो भी अपनी एज इनपुट करेगा ये उनको टीनेजर बताएगा। अगर मैं 13 डालता हूँ टीनेजर, दोबारा से रन करते हैं, एंटर योर एज 15 टीनेजर। तो ये चीज़ आप स्विच के साथ नहीं कर सकते हो। तो स्विच आपको कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पे एक डेफिनेटिव चीज़ है कि हाँ अगर ये वाला इनपुट आता है तो फिर मुझे ये चीज़ करनी है, उसी टाइम आप स्विच का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज स्विच का आप यूज़ नहीं करोगे, आप इफ ही कंडीशन लगाओगे। ओके, इसके अलावा मुझे एक फंक्शन आपको कराना है जो कि है स्वैप का। स्वैप में दोनों कराऊंगा, आपका थर्ड वेरिएबल के साथ भी और नॉर्मल भी। जो थर्ड वेरिएबल के बिना होता है, पहले हम थर्ड वेरिएबल वाला करेंगे, उसके बाद हम दूसरा स्वैप करेंगे जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस वो करेंगे परफॉर्म। तो अभी आज हम फंक्शन थोड़े अलग तरीके से लिखेंगे। पिछली वीडियो में हमने अपने फंक्शंस मेन के पहले बनाए थे। क्या होगा अगर मैं अपना जो फंक्शन है उसे मेन के बाद बना दूं, जैसे मैंने ग्रीट फंक्शन बनाया था पिछली वीडियो में, तो हम ग्रीट डाल देते हैं और ये कोई इनपुट नहीं लेगा, ये सीधा बस मुझे क्या प्रिंट करवा के दे देगा, प्रिंट एफ हाई यूजर। बस इसका सिंपल सा काम है, ये मुझे ग्रीट कर रहा है, हाई यूजर लिख के डाल रहा है। क्या होगा अगर मैंने इसको ऊपर डिफाइन नहीं करा है पर मैं इसे अपने फंक्शन में पहले ही कॉल कर लूँ। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ ग्रीट को और यहाँ पे सेमी कॉलन, और इसको सेव करके रन करते हैं। तो ये देखो वार्निंग जनरेट हो गई है, विजुअल स्टूडियो कोड ने यूज कर दिया फंक्शन को, बट ये देखो इसने इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कर दी है ग्रीट की। तो यही चीज होती है विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, उसमें गार्बेज वैल्यू का था। सब लोग डाल रहे हैं कमेंट में कि भाई गार्बेज वैल्यू रैंडम नंबर होता है, गार्बेज वैल्यू के साथ अतरंगी सतरंगी काम हो जाता है लूप वाले में। तो भाई ये सारी चीजें मैं ये बताना चाहता हूँ। ये देखो अगर आप गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करोगे तो रैंडम नंबर ही आएगा विजुअल स्टूडियो कोड में, बट जैसे ही आप उसको इंक्रीमेंट करोगे ना, और वेरिएबल गार्बेज पे था, तो विजुअल स्टूडियो कोड उसे इम्प्लिसिटली 0 मान के उसका पहला इंक्रीमेंट करेगा और 1 कर देगा। यही चीज इसने यहाँ करी है। तो ये अगर कोई सेकंड कंपाइलर होगा, कोई और होगा जैसे टर्बो C++ वगैरह है, उसमें आप ये नहीं कर पाओगे। तो इसे लिखने का करेक्ट तरीका क्या है, आपको अपने जितने भी फंक्शंस हैं वो मेन फंक्शन से पहले एटलीस्ट डिक्लेयर करने हैं कि हाँ ये वाला जो फंक्शन है ये मैं यूज करने वाला हूं। तो अब देखो मैंने अपना void greet ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। ये जो मैंने ऊपर लिखा है void greet, ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप और इसे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, उसमें आप सिर्फ नाम डाल देते हो कि ये वाला एक मैं फंक्शन बनाऊंगा, डिफाइन नहीं करा है कि इसमें क्या क्या होगा, बट हाँ आपने सी के कंपाइलर को बता दिया कि ये मेरा एक फंक्शन है और मैं कभी भी कॉल करता हूं तो ये वाला फंक्शन आपको कॉल करना है। अब अगर मैं कोड रन करूंगा, अब देखो कोई वार्निंग जनरेट नहीं हुई है और मेरा हाई यूजर प्रिंट होके आ गया है। तो ये भी एक चीज है, आपको जितने भी फंक्शन है एटलीस्ट उनको उनका प्रोटोटाइप आपको पहले बना देना है मेन फंक्शन के। उसके बाद अगर आप चाहो तो नीचे डिक्लेयर कर सकते हो, और वैसे सही तरीका यही वाला होता है जो मैं ये कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, मेन फंक्शन जब आपका ऊपर रहता है ना कोड में, अब यहाँ पे आप बहुत सारे कोड्स जो होते हैं बहुत लंबा लंबा होता है, आप बहुत सारे फंक्शंस डिफरेंट बनाओगे, अलग बनाओगे मेन फंक्शन से। अगर आप सारे ही ऊपर डिफाइन करते चले जाओगे ना, बेचारा जो दूसरा रीडर होगा वो आपका मेन फंक्शन ही देखता रहेगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है।
तो ये एक चीज़ होती है, आप सिर्फ प्रोटोटाइप ऊपर बना दो और उनको डिफाइन नीचे करो। उससे क्या है, बंदा पहले आपका मेन फंक्शन पढ़ रहा है, फिर वो देखेगा अच्छा इसने इस फंक्शन को कॉल कराया, फिर नीचे उस फंक्शन को ढूंढेगा, रादर देन कि वो आपका मेन फंक्शन ही देखता रहे कि कितनी देर में मेन फंक्शन आएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, कोड को रीडेबल बनाती है। और अभी हमें क्या करना है, एक स्वैप फंक्शन बनाना है। तो मैं इसका जो वॉइड है इसको मैं कर दूंगा अभी यहाँ पे स्वैप, और रिटर्न कुछ नहीं कर रहा होगा ये, बट इनपुट ले रहा होगा 2 इंटीजर्स, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है। अगर कोई पॉइंट में इनपुट लेना चाह रहा है तो आप सारे केसेस के सोच के बना सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ इंटीजर से आपको करके दिखाऊंगा, इंट ए, और एक और आर्ग्यूमेंट ये ले रहा होगा इंट बी। ये होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, जो कि आपको पता होंगे, मैंने बताए थे कि फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। जो आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हो ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, और जो आप फंक्शन में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास करते हो उसे आप एक्चुअल पैरामीटर कहते हो। तो ये हो चुका है वॉइड स्वैप, हमने एक फंक्शन बना लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट्स भी डाल देना है। एक इंटीजर ए ले रहा होगा, एक इंटीजर बी ले रहा होगा, और यहाँ से ग्रीट हटा देंगे। तो अब हम आ जाते हैं स्वैप में। तो स्वैप क्या होता है, सिंपली ए की वैल्यू को बी में शिफ्ट कर दो, बी की वैल्यू को ए में ट्रांसफर कर दो। अब बहुत से लोग कहेंगे प्रिंट ही कर लो ना, ए की जगह बी प्रिंट कर दो, बी की जगह ए प्रिंट कर दो, यूजर को गलत मैसेज डाल दो। ये सब काम नहीं करने होते यार, स्वैप करके दिखाओ ना ओरिजिनल। तो स्वैप कैसे होता है, सबसे पहले हमें 2 इंटीजर बना लेने, ए कॉमा बी, जिनको इनिशियली हम कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं, गार्बेज। अब इसके बाद हम स्कैन या फिर प्रिंट भी डालते हैं, प्रिंट डालना अच्छा होता है। तो प्रिंट एफ हम यूजर को डाल देते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए, कॉलन लगाएंगे, बैकस्लैश n देंगे, और कैलकुलेटर बनाते हुए आज एक पुराने फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि मैंने पता नहीं कौन से सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया था, देखता हूँ अगर किसी को याद हुआ तो यहाँ पे हम स्कैन कर लेंगे %d, और इसको हम स्टोर करा रहे होंगे ए में, और हम % लगाना ज़रूरी है एट द एड्रेस ऑफ ए। अब हम इसी कोड को कॉपी कर लेंगे Ctrl+D दबा के, और यहाँ पे ए की जगह हम कर देंगे बी, और यहाँ पे इसको स्टोर करा लेंगे बी में। अब हम अपने स्वैप फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जिसमें हम पास कर देंगे ए को और बी को। अब यहाँ पे जो मेन फंक्शन और जो प्रोटोटाइप आप बनाते हो, यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं ये आप डिफरेंट नेम के ले सकते हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब स्वैप क्या कर रहा होगा, पहले हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते हुए स्वैप को परफॉर्म कर रहे होंगे। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। सपोज एक कप में कॉफ़ी है, एक में चाय है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चाय को कॉफ़ी वाले कप में डालना है, कॉफ़ी वाले को चाय के कप में डालना है। अब आप ये कैसे करोगे, इसको करने का तरीका ये है, आप एक तीसरा कप ले आओ, पहले चाय को तीसरे कप में डाल दो या कॉफ़ी को तीसरे कप में डाल दो, फिर अपनी चाय या कॉफ़ी को अपने सेकंड वाले कप में डाल दो, और उस थर्ड वाले में से जो भी चीज़ आपने थर्ड वाले में डाली है, लेट्स से आपने चाय थर्ड वाले कप में डाल दी है। अब आप क्या करोगे, अपनी कॉफ़ी को चाय वाले कप में डाल दोगे, और उस थर्ड वाले कप में जिसमें आपकी जो चाय है उसे आप वापस से अपने कॉफ़ी वाले कप में डाल दोगे। तो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन है कप स्विच का। अब स्वैप कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे टेम्पररी, क्योंकि टेम्पररी वेरिएबल है। अब मुझे दोनों में से एक को खाली करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं टेम्पररी को ए की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अब मैं ए को जो है वो बी की वैल्यू दे दूंगा, और बी को ए की वैल्यू दे दूंगा। सिंपल, नो रॉकेट साइंस, वेरिएबल स्वैप हो गए मेरे। अब मैं बस प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे कॉलन डाल लेंगे, और कॉलन के बाद डाल देंगे %d, या फिर बैकस्लैश n डालते हैं पहले, इसके बाद डालेंगे %d, और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे होंगे ए को। और ये आफ्टर स्वैपिंग है, तो कंफ्यूज मत होना यार अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ वीडियो का। यहाँ पे हम बी डाल देंगे, तो यहाँ पे आपको टेम्पररी की वैल्यू असाइन करनी है, मैंने गलती से एक ही कर दी थी, तीसरा भूल गया था मैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्पररी को पहले ए की वैल्यू असाइन हो जा रही है, तो सपोज ए में 2 थी, अब टेम्पररी की जो वैल्यू है वो है 2। अब मैं ए में डाल देता हूँ बी की वैल्यू, सपोज बी 3 था, तो अब ए हो जाएगा 3। अब ए की वैल्यू हमें स्टोर करके रखनी थी कहीं पे, तो हमने वो चीज़ टेम्पररी में स्टोर कर ली थी। अब हमने बी को ए की वैल्यू दे दी 2, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, वैल्यू ऑफ ए मैं डालता हूँ 2, वैल्यू ऑफ बी मैं डालता हूँ 3, और स्वैप हो गया, वैल्यू ऑफ ए इज़ 3
और यहाँ पे परसेंटाइल डी के बाद भी एक बैकस्लैश एन आएगा। अब ए की वैल्यू हो चुकी है 3 और बी की वैल्यू हो चुकी है 2। इसको एक बार फिर से रन करेंगे, थोड़ा सा अच्छा आएगा आउटपुट 2 3। अब देखो ए की मैंने इनपुट करी थी 2 बट हो गई है 3, और मैंने बी की इनपुट करी थी 3, यहाँ पे हो चुकी है 2। तो ये था थर्ड वेरिएबल के साथ स्वैप। अब हम क्या करेंगे, हमें थर्ड वेरिएबल नहीं चाहिए, क्योंकि सी में आप जानते हो जितने वेरिएबल्स आप कम बनाते हो उतना जो है आपका प्रोग्राम फास्ट होता है, फास्टर एग्जीक्यूट होता है। तो मैं वेरिएबल हटा देता हूँ, मुझे मेमोरी नहीं खपानी, मैं अपनी मेमोरी को अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से टेम्प हटा देता हूँ। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी ए की वैल्यू बी में चली जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए। तो मैं पहले ए को ना इन दोनों का सम दे देता हूँ, जैसे 2 और 3 5। अब 2 और 3 का सम हो चुका है 5, ठीक है, वो ए में स्टोर्ड है। अब मैं जब बी है, बी में सपोज मैंने 3 इनपुट करा था, तो अगर मैं 5 में से 3 को माइनस कर दूं तो क्या मेरी ए की वैल्यू बी में नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल सही है। अब मैं फिर से जो मेरा 5 है, तो अगर मैं उसमें से जो आपकी ए की वैल्यू थी इनिशियल, अब ए की वैल्यू बी में जा चुकी है, तो अगर मैं 5 में से ए की वैल्यू को माइनस कर दूं तो क्या वो मेरी बी की वैल्यू नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, बड़ा कर लेते हैं पहले तो इसे। तो ये रहा ए इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे सम हो चुका है, तो ए प्लस बी हो चुके हैं 5। अब बी को मैं क्या दे रहा हूँ, 5 में से बी को ही माइनस कर दे रहा हूँ। अगर बी 3 था तो मैं 5 में से 3 माइनस कर दे रहा हूँ, जो मेरी ए की वैल्यू है अब वो आके स्टोर हो चुकी है बी में। और अभी ए मेरा जो है वो सम है, तो मैं ए माइनस यानी 5 माइनस, अब बी को इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि जो ए की वैल्यू थी वो बी के पास चली गई है। तो यहाँ से अगर मैं बी को माइनस कर दूंगा तो यहाँ से मेरी बी की वैल्यू जो है वो ए में आ जाएगी। तो इसको सेव करके एक बार रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए 2 बी 3, स्वैप हो चुकी है। तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से आप जो है इनको स्वैप कर सकते हो। यही चीज़ आप एक और तरीके से कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर ये वाले जो माइनस वाले स्टेटमेंट्स हैं इनमें आपको उनसे डिवाइड कर देना है, सेम आंसर आपके पास आ जाएगा। अब जो इस वीडियो का मेन चीज़ थी, ये स्वैप क्यों कराया है, क्योंकि अभी पॉइंटर्स आने वाले हैं, फिर पॉइंटर्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्वैप का ही होता है, तो वो भी करेंगे। फिलहाल अब हम स्वैप फंक्शन को हटा देते हैं, ओके, और यहाँ से हम इस स्वैप को भी हटा देंगे। एंटर रखते हैं, वो लाइन रखते हैं अपने पास। अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक कैलकुलेटर। तो वीडियो लंबी हो सकती है भाई, कैलकुलेटर पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग वाला बनाऊंगा, जिसमें हम 5 तरीके के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस रिमाइंडर के लिए। तो ये 5 यहाँ पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे अपने 2 ऑपरेंड्स के बीच में। तो ये वाला जो कैलकुलेटर होगा ये 2 ऑपरेंड्स के बीच में आपका जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो ए बी तो है ही है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ से भी स्वैप को हटा देते हैं, जो चीज़ है नहीं उसको कॉल कैसे करेंगे। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको हम एक बार और कॉपी करेंगे और यहाँ स्कैन के नीचे पेस्ट करेंगे, और इसमें हम डाल देंगे, ये वाला हटा देते हैं, चूज, सी बड़ा बनाते हैं, चूज द ऑपरेशन। और ऑपरेशन में हम उसको यहाँ पे एक चॉइस भी देंगे, जिसमें हम डाल देंगे प्लस, कॉमा, स्पेस देंगे, माइनस, कॉमा, एस्ट्रिक्स यानी मल्टीप्लिकेशन। ये मेरा वहाँ क्यों चला गया, अच्छा होम का बटन दब गया था गलती से, एस्ट्रिक्स, कॉमा, डिवीजन, कॉमा, और एक चीज़ हम देंगे, व्हाट द फक, डिवीजन, कॉमा, और मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस हमें 2 बार लिखना पड़ता है ताकि वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, नहीं तो वो एज इन जो भी आप नेक्स्ट चीज डालोगे उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर ले रहा होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से स्कैन कर लेना है, स्कैन एफ, बट इस बार हम क्या स्कैन कर रहे होंगे, एक कैरेक्टर, क्योंकि ये सब कैरेक्टर्स हैं। तो परसेंटाइल सी, और यहाँ पे कॉमा डाल देंगे और %, में डाल देंगे CH, और इसे पहले टर्मिनेट करते हैं और यहाँ पे एक और कैरेक्टर बना लेते हैं कैर, जिसका हम नाम रख देंगे CH।
तो हम यूज़र से नंबर्स पूछ रहे हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करना पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें एक दिक्कत है जो हम अभी के अभी इसको सॉल्व करेंगे। दिक्कत क्या है, मैं पहला डाल लूँगा, दूसरा डाल लूँगा, ऑपरेटर के लिए रुका ही नहीं, आगे स्किप हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी आप चीज़ टाइप करते हो उसके बाद आप एंटर दबाते हो और कीबोर्ड में क्या होता है, बफर होता है। अब मैंने ए की वैल्यू डाल दी 2 यहाँ वाले स्कैन एफ के लिए 2 और एंटर दबाया तो उसने चूज कर लिया उसे इनपुट क्या लेना है, उसे 2 इनपुट लेना है क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है परसेंटाइल डी। अब यही चीज़ मेरे दूसरे वाले के भी साथ थी कि जो उसने खुद से डिसाइड कर लिया कि मुझे तो सिर्फ इंटीजर इनपुट लेना है, बैकस्लैश एन को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि जो एंटर होता है आप कीबोर्ड पे जो एंटर प्रेस करते हो बैकस्लैश एन होता है। यहाँ वाले परसेंटाइल सी ने क्या करा, अब चूंकि आप जो कुछ भी प्रेस करते हो उसके पूरे आउटपुट से पहले वो बफर में स्टोर हुआ होता है। जो भी चीज़ आप इनपुट में डालते हो कीबोर्ड बफर में जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 2 डाला, जैसे यहाँ पे मैंने 2 डाला, इसके साथ मैंने एंटर दबाया तो एंटर जो था वो कीबोर्ड के बफर में रह गया। अब परसेंटाइल सी चूंकि कैरेक्टर को जो है स्कैन करता है तो उसने बैकस्लैश एन को एज एन इनपुट ले लिया और मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं यहाँ पे एफ्लैश को यूज़ करूँगा और यहाँ पे फाइल डाल देंगे अभी के लिए हम stdin स्टैंडर्ड इनपुट और यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे इसको। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपने स्विच का जो हमने अभी सीखा था, तो यहाँ पे स्विच डाल देंगे और एक्सप्रेशन हम ये चेक कर रहे होंगे कि यूज़र ने ऑपरेटर क्या डालना है और ऑपरेटर हमारा कहाँ स्टोर है, CH में। तो हम यहाँ पे CH को चेक कर रहे होंगे। CH के लिए केसेस बनाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं इसे हटा दूँ और यहाँ पे कैरेक्टर आप हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हो, ये मैंने आपको डेटा टाइप्स वाली वीडियो में बताया है, कैरेक्टर हमेशा आपका सिंगल कोट्स में आता है। यहाँ पे प्लस डाल देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कोड। कोड लिखने से पहले मैं ये जो केस है मेरा इसको मैं कंट्रोल डी दबा के, एक प्लस के लिए हो गया, माइनस के लिए हो गया, एस्ट्रिक्स, डिवाइड, मॉड्यूलो, तो मैंने 5 केस बना लिए। अब प्लस के अलावा मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, माइनस को चेक करना है, इसके अलावा मुझे चेक करना है एस्ट्रिक्स को, इसके अलावा मुझे चेक करना है मेरे फॉरवर्ड स्लैश को। ये फॉरवर्ड स्लैश के बटन में क्या दिक्कत है यार, और इसके अलावा मुझे चेक करना है यहाँ पे अपने मॉड्यूलस को। ठीक है, ये तो बन गए मेरे केसेस। अब इनमें मैं क्या कर रहा हूँ, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस को वो कर रहा हूँ कॉल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैल सम और इसमें मैं पास कर रहा हूँ a, b। फंक्शंस अभी बना लेंगे, ये मत कहना कि फंक्शंस नहीं बनाए हैं। मैं सिंपली यहाँ पे पहले अपना काम आसान कर रहा हूँ। इसमें हम करेंगे कैल डिफ को क्योंकि माइनस हमारा डिफरेंट निकालता है और इसमें भी हम a, b को पास कर रहे होंगे, यहाँ पे सेमी कॉलन। इसके अलावा यहाँ पे हम कैल प्रोडक्ट क्योंकि हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, a, b, और इसके आगे का प्रोग्राम जो लोग कर रहे हैं वो समझ ही रहे होंगे कि आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हम क्वोशिएंट फाइंड कर रहे होंगे तो QAT और यहाँ पे ये a, b और यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेशन। इसके अलावा कैल और यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख रहे होंगे तो रैम a, b। और बस अब हमें क्या करना है, ये सारे फंक्शंस बना देने हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन को उठाऊंगा, कॉपी करूँगा और यहाँ मेन फंक्शन से पहले पेस्ट करूँगा 5 बार क्योंकि 5 ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। सब में a b है पर एक क्या है, एक सम है, एक डिफरेंस है, एक प्रोडक्ट है, इसके अलावा एक क्वोशिएंट है, इसके अलावा एक हमारा क्या है, क्वोशिएंट हो गया, और एक है रिमाइंडर रैम। तो ये मैंने अपने फंक्शंस ऊपर मेन फंक्शन से पहले जो है वो डिफाइन कर लिए। फिर से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ नीचे 5 बार पेस्ट करेंगे और अब हम यहाँ पे अपने फंक्शंस को जो है डिफाइन कर रहे होंगे। तो इन सब के आगे से सेमीकोलन हटा लेते हैं और अगर मैं ऑल्ट दबा के यहाँ पे ये करूँगा तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है ना जो मुझे सब में ही चाहिए। तो ये हो जाएगा प्रिंट एफ मुझे सब में चाहिए। यार कीबोर्ड को क्या हो रहा है यार आज। तो यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट तो मुझे सभी में चाहिए, उसके अलावा मैं ऑल्ट दबा के फिर से मल्टी कर्सर ले लूँ और यहाँ पे प्रिंट एफ में मुझे क्या डालना है, मैं पहले लिख देता हूँ द सम इज, फिर बाकियों को मैं चेंज कर लूँगा। इसके बाद परसेंटाइल डी, ये हम सिर्फ इंटीजर्स के लिए कर रहे हैं,
इसलिए डाल रहा हूँ, ये कभी बाद में मुझे कोई पॉइंट वाले नंबर्स के साथ काम नहीं कर रहा है मेरे भाई। मैं सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ जो इंटीजर्स हैं। आप चाहो तो इसे फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी बना सकते हो। अब बस मुझे यहाँ पे जो सम है इसको हम रिमाइंडर कर देंगे। सम की जगह इसको लाइन से ही रखते हैं डिफरेंस। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं क्वोशिएंट, QUATIONAT। अब मुझे क्वोशिएंट की स्पेलिंग नहीं याद है यार, तो गड़बड़ हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। रिमाइंडर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, सिंपली अपने उनके बीच में वही ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मेरा अगला आर्ग्यूमेंट जाएगा वो जाएगा a प्लस बी, और मैं ऑल्ट दबा के कर लेता हूँ पहले, बाद में इनको चेंज कर लेंगे। तो ऑल्ट a और b तो हमें चाहिए ही चाहिए, और इनके पहले कॉमा चाहिए ही चाहिए। अब बस मैं यहाँ पे अपने ऑपरेटर्स लगा लूँगा। तो ये वाला क्या है, डिफरेंस है, माइनस लगा देंगे। ये वाला हमारा प्रोडक्ट है तो यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगा देंगे। ये वाला क्वोशिएंट है तो यहाँ पे हम डिवाइड लगा देंगे, और यहाँ पे हम मॉड्यूलस लगा देंगे। तो अब हमें क्या करना है, बस इन जो ये है कैल, इनको चेंज करना है सम, ये वाला है डिफ, ये वाला है प्रो, ये वाला है क्वोशिएंट, और ये तो रिमाइंडर है ही है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ऑल्ट दबा के यहाँ, और इनके अलावा यहाँ हमें क्या चाहिए, इंट, और बी के बाद भी इंट। और अभी भी हमारे प्रोग्राम में एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है, इन सारे फंक्शंस का रिटर्न टाइप। तो इनका जो रिटर्न टाइप है, चूँकि हम आउटपुट जो है वो हमारे फंक्शन के अंदर ही ले रहे हैं, तो हम इन सब का रिटर्न टाइप डाल देंगे वॉइड। तो ऑल्ट, यहाँ पे मुझे मल्टीपल कर्सर्स चाहिए, तो ऑल्ट वॉइड। तो ये हो गया, हमने फंक्शंस का रिटर्न टाइप भी डिक्लेयर कर लिया है। ये हमारा मेन फंक्शन है। ओके, तो ये हो चुका है हमारा कैलकुलेटर कंप्लीट। यहाँ पे इंट मेन में क्या दिक्कत दिखा रहा है, अच्छा यहाँ पे वॉइड, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया यार कर्सर। ओके, तो अब जब ये कोड पूरा हो चुका है, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। मेन फंक्शन में हम इनपुट ले रहे हैं कोई भी दो नंबर्स इंटीजर्स, और हम उनके बीच का ऑपरेटर ले रहे हैं जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देन हम अपने ऑपरेशन को चेक कर रहे हैं स्विच में पास करके कि हमारा जो ऑपरेटर है वो क्या है, प्लस है, माइनस है, क्या है। और ये कैल हमने फंक्शंस बना रखे हैं यहाँ पे। इन फंक्शंस को हमने यहाँ ऊपर डिफाइन किया हुआ है अपने जो है रिटर्न टाइप के साथ में। रिटर्न टाइप है वॉइड, और ये हमारे से जो इनपुट ले रहे होंगे उन्हें हम इंटीजर लिख रहे हैं, क्योंकि हम इंटीजर ही एज इन इनपुट दे रहे होंगे। तो यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे हमने अपने फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है। सम में हम प्लस करवा रहे हैं, डिफरेंस में माइनस करा रहे हैं, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्वार्ट में हम डिवाइड करा रहे हैं, और रिमाइंडर में हम मॉड्यूलस करा रहे हैं। तो अब इसको सेव करके एक बार रन करते हैं, होपफुली हमारा कैलकुलेटर चल जाना चाहिए। तो ए में हम डालते हैं 5, बी में डालते हैं 5, ऑपरेटर हम चूज करते हैं प्लस, सम आ गया है 10, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम दोबारा से रन करेंगे इसे, 5 5, और ऑपरेशन चूज करेंगे डिवाइड, क्वोशिएंट इज 1, नाइस। सारे चेक करेंगे यार, 5 और दूसरा डाल लेंगे 3, और माइनस डाल देंगे एज ऑपरेटर, डिफरेंस इन 2। तो हमारा कैलकुलेटर जो है ऑफिशियली चल चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने कमांड लाइन में अपना एक कैलकुलेटर बना लिया है जो एक टाइम पे दो चीज़ों के साथ में जो है वो ऑपरेट करता है। इसके अलावा अगर कोई गलत ऑपरेटर डाल दे, उसमें हमें डिफ़ॉल्ट में भी डाल देना है, डिफ़ॉल्ट printf, और यहाँ पे हम डाल देते हैं एक इनवैलिड ऑपरेटर। तो ये क्या थोड़ा सा और एनहांस कर देगा हमारे कोड को। और यहाँ पे हमें एक सेमीकोलन भी लगाना है, कंट्रोल एस से सेव। अब एक बार रन करते हैं और गलत ऑपरेटर डाल के देखते हैं, 5 और ए डाल देते हैं इनवैलिड ऑपरेटर। तो ठीक है, हमारा कैलकुलेटर ऑफिशियली काम कर रहा है। ये हमारे कैलकुलेटर का कोड है। अगर आपको एक कोड चाहिए
तो मैं इसको देखता हूँ, इसकी जो जी ड्राइव की लिंक है वो डाल दूंगा इसका स्क्रीनशॉट खींच के। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। कैलकुलेटर मैंने आपका बनवा दिया है और स्वैपिंग का फंक्शन आपको बता दिया है और स्विच केस करा दिया है। अब फंक्शंस यही होते हैं यार, इसके अलावा फंक्शंस में और कुछ नहीं होता। फंक्शंस में आप अपने जो प्रोग्राम्स हैं, कोई प्रोग्राम ऐसा है अगर आपको बार बार कोई चीज़ प्रिंट करानी है या बार बार किसी जो चीज़ है उसको यूज़ करना है, किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को, जैसे यहाँ पे सम है, मुझे जब भी मेरा ऑपरेटर जो है वो प्लस आएगा उस टाइम पे मुझे सम को यूज़ करना है। तो मैं बार बार a+b नहीं लिखूंगा, मैंने अपना एक वो बना दिया है फंक्शन अलग से, सम कॉल हो जाएगा। या जब भी मुझे सम करना है मैं अपने सम फंक्शन को, कैल सम फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ और वो मुझे आउटपुट दे देगा। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यही है फंक्शंस। रिकर्जन मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। उसके अलावा रिकर्जन हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जैसे कि टावर ऑफ हनोई, और फंक्शंस यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा फंक्शंस में मैं देखूंगा 2-4 अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो वो करवाऊंगा, नहीं तो इसके बाद अब हम शुरू कर देंगे अपने एरेस और पॉइंटर्स। तो पहले तो मैं पॉइंटर्स ही कराऊंगा क्योंकि एरेस से पहले पॉइंटर्स ही कराए जाते हैं, और पॉइंटर्स में आप एक और चीज़ देखोगे जिसे हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।